गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 11th की जो इंग्लिश की सेकंड पोएम है लैबोरनम टॉप, उसका टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी समरी बताई थी और होप वो आपको समझ में आई होगी। और उस समरी को आप रीड करने के बाद यू विल इजीली अंडरस्टैंड द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। ओके, लेट अस स्टार्ट द textual explanation of this poem, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. In the first stanza, the poet gives the description of laburnum tree, how it looks in the month of September, or it is the daytime, afternoon time. The tree, laburnum top, appears very silent, quiet, and death-like. There is no movement on the top of the tree. Okay, let us read the stanza. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The poet says that the laburnum top is silent and quiet, and it's like death-like. It appears in the afternoon of month of September. जो सितंबर महीने का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें डे टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है। तो ये पेड़ जो ये पेड़ है, ये ट्री है, इट इज लुकिंग साइलेंट एंड क्वाइट। दिस ट्री फ्यू लीव्स आर येलोइंग, इस ट्री के कुछ लीव्स हैं जो येलो में कन्वर्ट हो गए हैं, येलो हो गए हैं। मीन्स दिस सीजन इज ऑटम सीजन एंड ऑल इट सीड्स फॉलन, और इसके जो सारे सीड्स हैं वो गिर चुके हैं, जो इसके बीज वगैरह हैं वो गिर चुके हैं। सो द पोएट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैबोरनम ट्री इन द सीजन ऑफ ऑटम। ओके, इन द सेकेंड स्टैंजा, टिल द गोल्डफिंच कम विद ए ट्विचिंग चिर्प। ट्विचिंग का मतलब होता है सडनली अपीयरिंग, सडनली कमिंग। ओके, टिल द गोल्डफिंच कम्स, जो गोल्डफिंच बर्ड्स है वो तब तक नहीं आया था उस बर्ड्स पे, तब तक दिस लैबोरनम ट्री इट वाज साइलेंट, क्वाइट एंड इज death like. Okay, but as the goldfinch birds arrive on the tree with सडन चिरपिंग साउंड्स, जो चिरपिंग होता है जो आवाज़ निकाल के आते हैं सडन साउंड के साथ या चिरपिंग साउंड के साथ, चहचाने की आवाज़ के साथ वहाँ पे आया। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड देन स्लीक एज लिजर्ड्स एंड। ओके, इसमें कह रहा है कि इस सडन, एक अचानक, स्टार्टलमेंट मीन्स मूवमेंट हुआ एट द ब्रांच में, जो ट्री की ब्रांच है उसमें एक सडन मूवमेंट हुआ। एंड देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, जिस तरह लिजार्ड चलती है एज ए स्मूथ, उसकी तरह ये बर्ड्स है, जो गोल्डफिंच बर्ड्स है, ये इट मूव टुवर्ड्स द डार्कर पार्ट और या थिकर पार्ट ऑफ द ब्रांच वेयर इट्स यंग वन वर हैविंग शेल्टर, जहाँ पे इसके जो यंग वंस हैं वो रह रहे थे, उनकी तरफ वो लिजार्ड की तरह स्मूथ और अलर्ट रूप में, और एब्रप्ट मीन्स सडन, उससे उसकी तरफ वो आगे बढ़ी। सी इंटर्स द थिकनेस, और वो उस थिकनेस ब्रांच की दूसरी साइड में गई जहाँ पे ज़्यादा थिकनेस थी, जहाँ पे ज़्यादा लीव्स वगैरह थे, उसकी तरफ वो बढ़ी। इनसाइड द ब्रांच वेयर इट्स यंग वन वर स्टेइंग, जहाँ उनके बच्चे थे। एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ, अब पोएट हैज कंपेयर्ड द मूवमेंट ऑफ द young ones, the chattering means chirping sounds of the young ones, and टर्मर ऑफ विंग्स, टर्मर का मतलब यहाँ पे वाइब्रेशंस ऑफ विंग है, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स है उनकी साउंड से, एंड थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटमेंट से। जो यंग वंस की जो चैटरिंग, जो चिरपिंग साउंड थी वो, और जो फ्लैपिंग्स और वाइब्रेशन साउंड थी उनकी विंग्स की, एंड जो उनका एक्साइटमेंट था, दिस इज बीइंग कंपेयर्ड बाय पोएट विद द साउंड ऑफ द मशीन।
तो पोएट सेज दैट एक मशीन से स्टार्ट हो गई, जैसे ही इट इंटर्स इन द नियर इट्स यंग वन के पास जैसे गई, तो एक मशीन जैसी साउंड स्टार्ट हो गई। ओके, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा ट्री था वो ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स का मतलब होता है शेकिंग, हिल रहा था, एंड थ्रिलिंग, थ्रिलिंग विथ मीन्स एक्साइटमेंट से हिल रहा था। इट वॉज so excited, the tree was excited, looking excited. Okay, it is the engine of her family. The poet says that the bird, the mother goldfinch is the engine of her family. वो अपने जो family है उसका engine है. The poet has compared mother goldfinch with the engine because you see that engine is the feeder of the machine. Without engine the machine cannot run. Likewise, the mother goldfinch is the engine of her family. She is the feeder of her family. Without her, they cannot survive. Their young ones cannot survive. So the poet has compared the mother goldfinch with the engine. Okay. She stalks it full, then flit out to a branch end. The poet says that she here stock means she feeded हर यंग वंस, उन्हें अपनी जो यंग वंस थे उनको खाना खिलाया। देन फ्लीट, फ्लीट का मतलब है मूविंग विद लाइट स्टेप। सी मूव्ड विद लाइट स्टेप एट द आउटर एंड ऑफ द ब्रांच, और वो आउटर एंड पे चली गई, ब्रांच के जो टहनी थी उसके आउटर एंड की तरफ चली गई। ओके, शोइंग हर बार्ड फेस एंड सी शोड हर बार्ड फेस, उसने अपना जो बार्ड फेस है, जो एक्चुअली द गोल्डफिंच बर्ड्स इट इज हैविंग ब्लैक स्टिप्स ऑन इट्स फेस एंड सो इट लुक लाइक बार। सो द पोएट सेज दैट शी शोड हर बार्ड फेस टू हर यंग वंस, उन्होंने अपने बच्चों को अपना बार्ड फेस दिखाया एज आइडेंटिटी मास्क। दिस वॉज द आइडेंटिटी, द बर्ड शोड हर बार्ड फेस to make them aware that they should see this face, and they should make sound only by seeing this face, otherwise they should keep quiet, they should not make noise or chirping sounds at all. So she shows her identity again to her young ones, अपने बच्चों को उन्होंने दोबारा अपनी ये आइडेंटिटी दिखाई। एक्चुअली द goldfinch bird is also a small singing bird. It is having yellow feathers. इसके yellow feathers होते हैं, पंख होते हैं yellow. So only it is its जो bird face was appearing. So the poet says that she showed her bird face to her young ones to make them aware that they should not make movement or noise on seeing any other faces on the tree. Okay. Then the airy delicate whistle chirp whispering. Then she produce a airy का मतलब होता है strange, एक अजीब। Delicate means gentle, whistle chirp whispering means it is a delicate और strange, एक सॉफ्ट और स्ट्रेंज आवाज उसने चिरपिंग निकाली, साउंड निकाली चहचाने की। सी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस अवे का मतलब यहाँ पे है फ्ली अवे। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है स्काई। सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, सी फ्ली अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, स्काई की तरफ वो चली गई। एंड द लैबोरनम सबसाइड टू एम्प्टी, जो लेबोरनम ट्री था वो डिमिनिश हो गया या एम्प्टी हो गया, और इट बिकेम अगेन साइलेंट, क्वाइट एंड डेथ लाइक, और ये दोबारा से वैसा ही शांत हो गया जैसे वो पोएम स्टार्ट होने से पहले था। ओके, जस्ट यू सी व्हेन द पोएम स्टार्ट्स द लेबोरनम ट्री वाज अपीयरिंग साइलेंट एंड डेथ लाइक,
when the birds arrived on the laburnum top, जब laburnum top पे birds आया, it became alive, ये alive हो गया. Again when the goldfinch flew away from this tree, जब उड़ गया यहाँ से, then again it become silent, quiet and death-like. Okay. Now let us we discuss what are the literary devices used in the poem. First of all, the poet has used literary device alliteration. Alliteration, what is alliteration? Alliterations, when a consonant sound appears in two consecutive words at the starting of the two consecutive words, then we say that the alliterations has been used. In this poem, the poet has used alliteration. This, just let's see, tree trembles. Okay, tree trembles. And second one is September sunlight. The consonant sound S, the word starting with S, consonant sound S, and in sunlight also it is starting with S, consonant sound. So alliteration is being used here, and alliteration is being used here, tree trembles. Okay. The second literary device is simile. The poet, what is simile? When something is compared with the use of as or like, then we say simile is being used. In this poem, the poet has compared the goldfinch with a lizard. Okay, the sleek as lizard means the poet has compared the mother goldfinch with the lizard. So simile is being used, as you know that simile has as or like. Okay, this is the direct comparison by using as or like. So here the poet has used simile. Okay. Now third literary device used in this poem is the metaphor, that indirect comparison. When we compare an object with other object indirectly. Okay. In this poem, the poet used the sound of murmuring, a flapping of wings of the young ones with the engine. Okay, it is the engine, the sound of that machine sound. You see here, as a machine start of chattering and the murmur of wings and thrilling. Here the poet has compared the sound of flapping or vibrations of wings of young ones and their excitements and their chirping to the machine. That is indirect comparison. So metaphor is being used. Metaphor is being used here in this poem. Next is the personifications. When we attribute to a non-living object an equality of living objects, then we say that personification is being used. In this poem, the poet says here that the whole tree trembles and thrills. Means here tree is getting excited. The means the poet has attributed human beings qualities to the trees. So here personification is being used. I hope you have understood the textual explanation as well as the literary devices used in this poem, and you will be able to answer the question asked from this poem. I hope you will attempt all the question asked from this poem. Thank you very much.